हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। गुप्त काल का इतिहास भाग 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त काल में किसने पाई का सही मान ज्ञात किया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने पाई का लगभग सही मान ज्ञात कर लिया था, 3.1416। जो इसकी वैल्यू है 22/7, इसकी जो दशमलव में है वो है 3.1416। तो ये आर्यभट्ट हैं, उन्होंने ज्ञात किया था। इन्होंने और भी कई सिद्धांत दिए थे, जैसे इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है और ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो धरती का चक्कर लगाता है। इन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारणों का भी पता लगा लिया था। और इसके अलावा इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, संख्या पद्धति आदि पर भी अच्छा एक रिसर्च किया था। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स आर्यभट्ट जी के बारे में। एक बात और, जो भारत का प्रथम सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया था, और इस सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त काल में भाग कर का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा को दिया जाने वाला उपज का 1/6 भाग। यानी जो भाग राजा को दिया जाता था 1/6, वो भागकर के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, हल पर लगने वाला कर। ये हल पर लगने वाला कर कौन सा कर है? इसको बोलते हैं हल दंड कर। और ऑप्शन नंबर सी है, अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। इसको बोलते हैं उपरी कर, उपरे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसका जो पुत्र था कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का काल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त युग का यह स्वर्ण युग माना जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, उसका पुत्र हुआ वो था घटोत्कच गुप्त। और ये दोनों थे, जो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, इतिहासकारों ने ऐसा माना है। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने वास्तव में 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत की स्थापना की थी, चलाया था इसको। तो इसका जो काल है वो 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में आरंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं इतिहासकारों को। उसे पता चलता है कि गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। यदि क्वेश्चन बनता है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो वो होगा कुषाण काल में। और गुप्त काल में जो सर्वप्रथम सिक्का चलाया था सोने का, वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित एवं जिसका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, वो है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना किसने की थी? महाकवि कालिदास ने। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख प्राप्त होता है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो एरण अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है।
इसमें इस बात का जिक्र है कि उसका मित्र गोपराज था और वह हूरों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तब उसकी पत्नी ने अग्नि में जलकर आत्मदाह किया था, अर्थात वो सती हो गई थी। तो ये एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो अगर गुप्त वंश के शासकों की बात करें तो पहले जो शासक हैं वो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, परंतु इसमें उनका नाम का जिक्र नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त, इसलिए ये क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो गुप्तोत्तर काल में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो ये है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय एवं नालंदा विहार, इन दोनों का ही जो संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पत्तन से यानी बंदरगाह से संचालित होता था वो था ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का आधुनिक जो तामलुक नाम से जो एक जगह है, स्थान है, वही प्राचीन पहले ताम्रलिप्ति था और यह नगर एक व्यापारिक निकास बिंदु था, यानी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के ऑप्शन ए, रूपक कहलाते थे। यद्यप गुप्त शासन काल की जो मुद्रा थी उसको दीनार के नाम से जाना जाता था, परंतु जो चांदी के सिक्के थे उनको रूपक के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त का संबंध किस विषय से था? यह विशेष नहीं, यह विषय है। गुप्त काल में वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त का संबंध किस विषय से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खगोल विज्ञान एवं गणित। ब्रह्मगुप्त का जो संबंध था वो गणित से था और वराहमिहिर का जो संबंध था वो खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष दोनों से ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खगोल विज्ञान एवं गणित। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशाखदत्त किस विषय के लिए प्रसिद्ध थे? तो विशाखदत्त जिस विषय के लिए प्रसिद्ध थे वो है ऑप्शन डी, नाटक। विशाखदत्त नाटक के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कई नाटकों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का जो महान केंद्र था, जो उनकी राजधानी थी, एक तरह से राजधानी माना जाएगा, क्योंकि अभी चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उससे पहले जो विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे जो 58 ईसा पूर्व में, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। अब इन दोनों के बीच में मतभेद है, वो भी उज्जैनी के राजा थे। तो ये इतिहासकारों में इस बात का कन्फ्यूजन है कि वास्तव में विक्रमादित्य कौन था। तो ये अभी पहले चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य मानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्जैन। क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं इनका जो काल है वो 319 ईस्वी के बाद का है, जबकि जो जिन विक्रमादित्य के बारे की चर्चा की जाती है वो 58 ईसा पूर्व के थे। तो इसलिए इन दोनों के जो समय है वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त युग को। याद रहे, चाहे पाई का मान सही, शून्य का आविष्कार सही या दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार सही, वो सब गुप्त युग से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? यानी इनमें से वह कौन सा कारण है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये कोई कारण नहीं था, क्योंकि ऐसा इतिहासकारों ने कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है। परंतु जो बाद बाकी के और कारण हैं, जैसे स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये सत्य है। हूणों का आक्रमण, स्कंदगुप्त ने हूणों से मुकाबला किया था और हूणों को युद्ध में पराजित भी किया था, और उसके बाद भी हूणों ने आक्रमण किया था। इससे उनकी जो गुप्त वंश के राजा थे वो बहुत ही विचलित हुए उससे। और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, बाद के गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के बाद के जितने राजा हुए थे, धीरे धीरे वो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हो गए। वो राज्य का प्रशासन नहीं संभाल सके, इसलिए जितने सामंत थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है सिक्कों पर। इससे यह सिद्ध होता है कि शायद उसे वीणा बजाने का शौक हो या उसमें उसकी रुचि हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक महान गणितज्ञ थे और साथ में खगोलविद भी थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत खंड खाद्य की रचना की थी। जीरो के जनक और इसे जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के नियमों की जो जानकारी थी और जनरल लीनियर इक्वेशन का हल इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के बाद किस राजा ने शासन किया था? यानी स्कंदगुप्त के बाद वह कौन सा शासक था जो राजगद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुगुप्त। पुरुगुप्त वृद्धावस्था में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवनीतकम, उसका संबंध है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। चिकित्सा से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वह गुप्त शासक जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे वो था ऑप्शन सी, रामगुप्त। वह शासक था ऑप्शन सी, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा लेख स्कंदगुप्त द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो उत्कीर्ण इसको करवाया था वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ये गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर जिला है, वहां स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, यह असेन द्वारा रचित है, जो समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक कवि थे। मेहरौली लौ स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा इस पर जो उत्कीर्ण करवाया था। तो पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख है, ये संबंधित है बुद्धगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार की मुद्रा को जारी करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चक्र विक्रम प्रकार की। जो कुमारदेवी प्रकार की मुद्रा थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी करवाई थी, क्योंकि उसके जो वाइफ का जो नाम था, पत्नी का नाम था वो कुमारदेवी था। वीणा वादक जो प्रकार की जो मुद्रा थी, अपने आप को सिक्कों पर उसने समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए दिखाया था, वो समुद्रगुप्त ने जारी करवाई थी। और चक्र विक्रम प्रकार की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करवाई थी। चंद्रगुप्त
द्वितीय ने कार्दमन वंश के शासक रुद्रसिंह द्वितीय को परास्त कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। यानी शकों का जो अंतिम रूप से उन्मूलन किया था, कार्दमक वंश के जो शासक था रुद्रसिंह तृतीय, उसको परास्त करके उनको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त वंश के किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। संभवतः गुप्त वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी और इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वराजोच्छेता की जो उपाधि धारण की थी, ये भी ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने कार्दमक वंश के शासक रुद्रसिंह तृतीय को परास्त कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन यानी खात्मा कर दिया था। निम्न में से किसने पंच सिद्धांतक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना की थी। धन्वंतरी हैं, उन्होंने नवनीतकम ग्रंथ की रचना की जो चिकित्सा से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें महासंधि विग्रह के युद्ध व शांति का मंत्री, ये सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी सही है। विनय स्थिति स्थापक यानी धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी सत्य है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है, क्योंकि महाअश्वपति जो घोड़े की सेना होती है, घुड़सवार सेना का अध्यक्ष होता है, और गज सेना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है महापीलपति, वो होता है महापीलपति। तो इसका जो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। गज सेना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है महापीलपति। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल में खिल भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, उसको खिल भूमि के नाम से जाना जाता था। और जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था। निवास योग्य भूमि होती थी उसको वास्तु भूमि कहा जाता था। जंगली भूमि को अपरत भूमि कहा जाता था। और जो खिल भूमि है उसको कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भर्तृहरि। भर्तृहरि नहीं, मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। बाद बाकी के सभी सही हैं। वाग्भट अष्टांग हृदय, कामंतक नीति सार और विशाखदत्त मुद्राराक्षस। और भर्तृहरि ने शतकों की रचना की थी, जैसे श्रृंगार शतक, नीति शतक। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल में श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में श्रेष्ठी ऑप्शन ए, साहूकार को कहा जाता था। व्यापारी को साथीवाह, शिल्पी या कारीगर को कुलिक और लेखक को कायस्थ कहा जाता था। तो श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेहर कुल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
हूणों से। मेहरकुल का संबंध हूणों से है। मेहरकुल भारत में एक ऐतिहासिक श्वेत हूण शासक था। ये तोरामन का पुत्र था और ये हूण शासन का संस्थापक था। तो मेहरकुल का जो संबंध है वो हूणों से है। स्कंदगुप्त का इसी के साथ युद्ध हुआ था। स्कंदगुप्त ने इसे बंदी भी बना लिया था, परंतु अपनी माता के कहने पर उसको छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीडियो के भाग 2 में हैं। इंपोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।